चलिए जी, स्टार्ट करेंगे आज वापस से। आईजीपी आगे बढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम देखते हैं तो ये कहना तो गलत नहीं होगा कि ये कल्मिनेशन है एक लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस का। ये इसलिए हम कहते हैं क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट हुई चीज इवेंचुअली जब 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत कल्मिनेट होती है। तो ये एक हिस्टोरिकल प्रोसेस की हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये कहना तो गलत होगा कि एक 1940s का एक आउटकम है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि 1940s इसलिए यूज कर रहा हूं मैं क्योंकि 1940s में फ्रीडम मूवमेंट एक अग्रेसिव पेस पर आ चुकी थी और तब तक इंडिया का इंडिपेंडेंस का गोल सीमेंट हो चुका था। तो क्योंकि इंडिपेंडेंस का गोल सीमेंट हो चुका था तो जनरली ऐसा माना जाता है कि तब से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिएशन की डिबेट चालू होती है। क्योंकि 1940s में ही बात हुई कि भाई इंडिया के पास अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। पर हम इस तरीके से नहीं देखते। एक चीज यहाँ पर ये क्लियर है कि जो कॉलोनियल रूल है उसके पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव एवोल्यूशन ने ही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। और इस कॉलोनियल रूलर के पीरियड में जो एडमिनिस्ट्रेटिव एवोल्यूशन हुई यहाँ पर हमारे कुछ की इंस्टीट्यूशंस भी ब्रिटिश ने क्रिएट करे। बहुत सारे लीगल फॉर्म्स जो थे जो इंडिया में आज एग्जिस्ट करते हैं वो भी ब्रिटिश ने क्रिएट करे। हमारे पास कोडिफाइड लॉज का जो सिस्टम था, हमारी यूनिफाइड जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट था, हमारा प्रोफेशनल सिविल सर्विस वाला आइडिया जो था, हमारा एक ग्रेडेड लेवल पर सिस्टम जो है रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस का, ये भी अलग अलग प्रकार के जो एक्ट्स थे खास करके अगर हम प्रिसाइसली बात करें 1861 टू 1935 उसके तहत क्रिएट हुए। तो एक चीज तो क्लियर है कि अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 1935 वाला जो एक्ट था उसने सबसे इम्पोर्टेंटली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचमार्क क्रिएट करा। और इस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचमार्क जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट का एक ड्राइविंग फोर्स बना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इसीलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि उसके बहुत सारे फीचर्स जो थे अपन ने लेटर ऑन आगे जाकर अपनाए। तो ब्रिटिश का जो इम्प्रिंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग में मिला वो आज भी हमारे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम में, हमारे कैबिनेट सिस्टम में, हमारी ऑल इंडिया सर्विस में, और खास करके जो एक स्ट्रॉन्ग स्टेट हमने कंसेप्चुलाइज किया जिसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर था, ये एक बड़ी पेक्यूलियर चीज यहाँ पर देखने को पहली बात तो मिली। फ्रेमर्स जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, इन फ्रेमर्स ने सबसे इम्पोर्टेंटली बहुत सारे डाइवर्स सेट ऑफ एक्सटर्नल मॉडल्स के ऊपर भी काम किया। ये जो डाइवर्स सेट ऑफ एक्सटर्नल मॉडल्स थे इसमें हमने ब्रिटिश की तरफ से दिया गया कन्वेंशन बेस्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम जो था उसको अडॉप्ट किया। हमने अमेरिकन सिस्टम में एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये इंश्योर करने की कोशिश करी कि जो फेडरलिज्म है, जुडिशल रिव्यू है, उसको भी हम लोग अपनाएं। यूरोपियन एक्सपेरिमेंटेशन से हमने यहाँ पर सोशल राइट्स के कॉन्सेप्ट को बोरो किया, इमरजेंसी के कॉन्सेप्ट को बोरो किया, और आयरलैंड से हमने जो है आयरिश लेवल के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोरो किए। तो ये सारे इन्फ्लुएंसेस थे एक्सटर्नल लेवल पर भी जिन्होंने पहली बात तो कंट्रीब्यूट किया। लेकिन इन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के साथ साथ ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत सारे इंटरनल इन्फ्लुएंसेस भी थे। इन इंटरनल इन्फ्लुएंसेस में ये कहना गलत नहीं होगा कि जैसे हमारी पूरी इंडियन नेशनल मूवमेंट थी
उस नेशनल मूवमेंट में जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कोर्स को हमने बढ़ावा दिया, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कोर्स के तहत हमने नेहरू रिपोर्ट या जो हमारा कराची रेजोल्यूशन था, इन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण रोल था। इसके साथ साथ ये कहना गलत बिल्कुल नहीं होगा कि फंडामेंटल राइट्स, सोशल जस्टिस, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस जो है, ये सारी चीजें हमने अपने इंडिजिनस मॉडल से ही अपनाई। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उस मॉडल के तहत हमने जो है चैलेंजेस खास करके जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लेवल पर वहां पर देखे, वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के जो चैलेंजेस थे हमने उनको यूज किया आगे जाकर प्रिंसली स्टेट के इंटीग्रेशन में। तो एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पर सिर्फ एक फैक्टर को एट्रीब्यूट करना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये एक स्पार्क फैक्टर था, वो गलत होगा। तो इवेंचुअली हम ये कह रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी बनी वो एक प्रोडक्ट था एक्यूमुलेटेड कॉलोनियल एक्सपीरियंसेस का। इसके साथ साथ वो एक प्रोडक्ट था ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनल बोरोइंग का, और वो एक प्रोडक्ट था इंडिजिनस पावर स्ट्रगल्स का। तो ये सारी चीजें जब कल्मिनेट करती हैं तो ये हम कहते हैं कि इसकी वजह से इवेंचुअली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है फाइनली, पहली बात तो यहाँ पर क्रिएट होता है। अब अगर हम बात करें खास करके एकेडमिक लेवल पर, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो डीडी बासु स्कॉलर है, उसने ये बात बोली कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी कंटिन्यूटीज और ट्रांसफॉर्मेशंस देखी गई। डीडी बासु ने ये पर्सपेक्टिव इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि जो कॉलोनियल गवर्नेंस था और जो पोस्ट कॉलोनियल लेवल पर हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म देखा, इन दोनों के अंदर एक बहुत पॉजिटिव लिंक पाया गया। और ये पॉजिटिव लिंक एक्सप्लेन करता है कि कैसे कंटिन्यूटी भी थी और एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन भी था। तो डीडी बासु का मानना ये है कि भाई ब्रिटिश जो थे, मान लीजिए उन्होंने एक मॉडर्न इंडियन स्टेट के लिए फाउंडेशनल स्ट्रक्चर जरूर क्रिएट किया, और ये जो मॉडर्न इंडियन स्टेट के लिए उन्होंने फाउंडेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट किया जिसमें कोडिफाइड लॉज की चर्चा हुई, जिसमें एक हायरार्किकल लेवल पर एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी बनी, ब्रिटिश ने जो एक प्रोफेशनल सिविल सर्विस क्रिएट की थी, ये सारी चीजें जो हैं वो हम लोगों ने इवेंचुअली क्या किया उनको कि आज़ादी के बाद उसको इंडिजिनाइज भी किया और उसको डेमोक्रेटाइज भी किया। तो ये चीजों को वो कहते हैं कि देखो, इवेंचुअली कंटिन्यूटी भी देखने को मिली, और सबसे बड़ी बात ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक डेमोक्रेटाइज्ड तरीके से भी देखने को मिला। तो उनका मानना ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो एक क्रूशियल कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट था। ये लैंग्वेज जो डीडी बासु की है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डीडी बासु ने कहा कि वो क्रूशियल कॉन्स्टिट्यूशनल एक एंटीसीडेंट था जिसने बेसिकली एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया, जिस फ्रेमवर्क के तहत हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल आगे जाकर पूरा का पूरा इवॉल्व हुआ। अच्छा, डीडी बासु ये भी कहते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे, उन फ्रेमर्स ने एक बड़ा कॉस्मोपॉलिटन मेथड अपनाया। बासु साहब कहते हैं कि ये कॉस्मोपॉलिटन मेथड ये था कि उन्होंने बहुत सारे वैरायटी ऑफ फॉरेन मॉडल्स पढ़े, जो अभी हमने देखे भी। इन फॉरेन मॉडल्स को पढ़ने के बाद उनमें से जो भी स्पेसिफिक डिवाइसेस इंडिया के पर्सपेक्टिव से वैल्यूएबल थे, उन डिवाइसेस को उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, अडॉप्ट भी किया, और एक्सेप्ट और अडॉप्ट करने के बाद एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन इवेंचुअली तैयार हुई जिसमें कंटिन्यूएशन भी था, लेकिन एक कॉन्शियस ब्रेक फ्रॉम ब्रिटिश भी था।
कॉन्शियस ब्रेक फ्रॉम ब्रिटिश भी था। तो बासु साहब कहते हैं कि ये जो डुअलिटी थी, ये डिस्क्राइब करती है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, कि उसके रिच कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स भी थे, एक हिस्टोरिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व था। तो बासु साहब जो है पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को इस नजरिए से देखने की एक तरीका हमारे सामने पेश कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर चीज के नजरिए से अगर हम देखें तो इवेंचुअली बासु साहब कहते हैं कि रिजल्ट क्या निकला। रिजल्ट निकला एक ऐसा लीगल कॉन्ट्रैक्ट विच वॉज कॉल्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक ट्रांसफॉर्मेटिव मिशन स्टेटमेंट फॉर इंडिया बना। ये चीज बासु साहब ने बोलने की कोशिश करी। सिमिलरली अगर हम बात करें अब आगे, तो एक और बड़े प्रसिद्ध स्कॉलर ग्रैनविले ऑस्टिन जो है, तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या बोला। ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन है। इसका मतलब ये है कि ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा कि भाई यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ड्यूअल रोल को कैप्चर कर रही है। क्या ड्यूअल रोल है? ड्यूअल रोल है कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारी एक लेवल की फाउंडेशनल लीगल चार्टर भी है, और एक ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिटिकल प्रोजेक्ट भी है। ये दो पर्सपेक्टिव्स देने की कोशिश करी ग्रैनविल ऑस्टिन ने। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि भाई ग्रैनविल ऑस्टिन के मुताबिक हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल से बॉर्न होती है। इस एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल से बॉर्न होने के बाद, पार्टीशन के होने के बाद, वो सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो कंट्री की उस समय थी उसको एक एक्सेप्टेंस रखते हुए यहाँ पर एक ऐसी अथॉरिटी क्रिएट करती है, जो अथॉरिटी सिर्फ कॉलोनियल पावर को रिप्लेस नहीं करती, बल्कि कॉलोनियल पावर को रिप्लेस करके एक डेमोक्रेटिक सेल्फ रूल के इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करती है। और इसके तहत क्या होता है कि एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश होता है, जो कि सोसाइटी को, खास करके हमारी डाइवर्स सोसाइटी को, ग्रैनविल ऑस्टिन कहते हैं, गवर्न करने के लिए एक पाथ प्रोवाइड करता है। तो ग्रैनविल ऑस्टिन का नजरिया क्या है? ग्रैनविल ऑस्टिन का नजरिया ये है कि भाई ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का, ये प्रोसेस जो है इसको वो कहते हैं एक सोशल रेवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि देखो इस कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिसिएबल लेवल के फंडामेंटल राइट्स दिए गए, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ को प्रोवाइड किया गया, डाइवर्स लेवल के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए गए, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोवाइड किया गया। तो ग्रैनविल ऑस्टिन का मानना ये था कि बस ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो प्रॉमिस कर ही रही है, लेकिन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट है, बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट है। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को इस नज़रिए से देखना है। और वो कहते हैं कि ये सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का जो ब्लूप्रिंट, जिसको वो कहते हैं कि एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन था, ये हमारा शेप होता है बेसिकली बहुत ज़्यादा नेशनल मूवमेंट से। तो वो कहते हैं कि नेशनल मूवमेंट के जो हमारे एक्सपीरियंसेस थे, नेशनल मूवमेंट के जो हमारे रेजोल्यूशंस हमने पास किए, नेशनल मूवमेंट के दौरान जो सोसाइटी में आइडियोलॉजिकल लेवल पर डिबेट्स हुए, नेशनल मूवमेंट में इन डिबेट्स के कारण जो नेशनल सोवरेनिटी के बारे में थॉट आया, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का जो एक कल्चर इवॉल्व हुआ, सिविल लिबर्टीज की चर्चा हुई, सेकुलरिज्म के ऊपर
अंडरस्टैंडिंग बैठी, सोशल जस्टिस को लेकर एक कंसेंसस हुआ। तो ग्रैनविल ऑस्टिन कहते हैं कि ये सारे आज की डेट में एक सोशल रेवोल्यूशन के लिए पाथ क्रिएट करके आए। और इस पाथ में वो कहते हैं कि गांधी, नेहरू और अंबेडकर का लीडरशिप लेवल पर रोल रहा। इस रीजन से वो कहते हैं कि इन सारे इन्फ्लुएंसेस को अगर हम जोड़ दें तो इन सारे इन्फ्लुएंसेस की वजह से एक सिंथेसिस बनता है, एक मॉरल, एक पॉलिटिकल, एक सोशल डॉक्यूमेंट का, जो कि इंश्योर करता है तीन आइडियाज को, कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक नेशनल यूनिटी बने, इंटेग्रिटी बने, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को फर्दर करें, और एक सोशल रेवोल्यूशन हो जो सोशल जस्टिस के लिए एक पाथ क्रिएट करे। तो इन तीनों चीजों को मिलाकर अगर हम देखें तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला कि ये आज की डेट में क्रिएट करते हैं हमारे कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया में कॉर्नर स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल रेवोल्यूशन। सोशल रेवोल्यूशन पे ग्रैनविल ऑस्टिन ने और भी इलेबोरेट करा अपनी किताब के एक अंदर, एक चैप्टर पूरा देके, कि यहाँ पर बेसिकली हुआ ये कि उन्होंने कहा कि सोशल रेवोल्यूशन में जो सोशल जस्टिस का एजेंडा था, उस एजेंडा के तहत सोशल चेंज जो है उसको ग्राउंड लेवल पर ले जाने की बात की गई। और ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये पॉसिबल ऐसे हुआ कि उन्होंने कहा कि देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक लीगल टेक्स्ट था। तो ग्रैनविल ऑस्टिन कहते हैं इसको लिखा किसने था? एलीट लोगों ने, एजुकेटेड लोगों ने। लेकिन इसको ग्राउंड लेवल पर ले जाने वाले भी यही एलीट्स थे। तो यहां पर वो सोशल जस्टिस के एजेंडा में क्या कहते हैं कि हमने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा कि जो सोशल रेवोल्यूशन हुआ उसको कंसेप्चुअलाइज एलिट्स ने किया, उसको लीगलाइज एक डॉक्यूमेंट में किया, उसको एग्जीक्यूट भी एलिट्स ने किया, बट विदाउट रेवोल्यूशन। और ये इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यहां पर जो एग्जीक्यूशन हुआ सोशल रेवोल्यूशन का और सोशल जस्टिस का, वो हुआ बेसिकली रेवोल्यूशन बाय कंसेंट। रेवोल्यूशन बाय कंसेंट का क्या मतलब है? रेवोल्यूशन बाय कंसेंट का मतलब ये है कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के थ्रू हमने यहां पर पूरी चीज को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी। तो एक चीज क्लियर है बॉस, कि ग्रैनविल ऑस्टिन जो है उनके मुताबिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थ्री प्रिंसिपल स्ट्रैंड्स हमें देखने को मिली। इन थ्री प्रिंसिपल स्ट्रैंड्स में एक स्ट्रैंड था नेशनल यूनिटी का, एक स्ट्रैंड था डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का, और एक स्ट्रैंड था सोशल रेवोल्यूशन का। और ये तीनों के तीनों जो हैं, उन्होंने कहा कि एक सिंगल डॉक्यूमेंटल फैब्रिक के थ्रू अचीव हुआ, जिस सिंगल डॉक्यूमेंटल फैब्रिक को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस रीजन से उन्होंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक कॉर्नर स्टोन है, क्योंकि वो एक आर्किटेक्चर प्रोवाइड कर रही है नॉर्मेटिव लेवल पर कि हमें करना क्या है, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर कि हमें करना कैसे है, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर कि हमें करना कैसे है, और एक लैंग्वेज में जो कि लीगलिस्टिक है, कैजुअल नहीं है। तो ये जो चीज थी, इसको ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा इट वाज बेसिकली रेवोल्यूशन बाय लॉ। तो यहां पर कोई
ओवरथ्रो नहीं करना, सीजर नहीं करना, वायलेंस नहीं करनी। यहां पर सारा फोकस किस पे था? अनटचेबिलिटी को लॉ से अबॉलिश करना, अफर्मेटिव एक्शन प्रोवाइड करना, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रोवाइड करना डीपीएसपी के थ्रू। तो ये सारा फोकस था। तो इस रीजन से उन्होंने कहा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक कॉर्नर स्टोन है और इसको इस नज़रिए से देखने की आवश्यकता है। और यहाँ पर उन्होंने ये बात बोली कि भाई पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक बैलेंसिंग एक्ट था, जिसका मतलब उन्होंने ये डिफाइन किया कि यहाँ पर डाइवर्सिटी को क्रश नहीं किया गया, बट यहाँ पर बेसिकली बिना नेशनल यूनिटी को तोड़े हुए हमने सोशल इनइक्वालिटी को रिमूव करने का एक पाथ क्रिएट किया। तो इस नजरिए से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को देखा। इसी तरीके से अगर आप देखो तो माधव खोसला जो है वो क्या कहते हैं? माधव खोसला भी यही कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का इम्प्रिंट। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का इम्प्रिंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर हुआ एक डीप डेलिबरेशन रीजन, जिसने इंडिया की डाइवर्सिटी को और इंडिया की जो वल्नरेबिलिटीज थी, एक्सटर्नल नहीं इंटरनल सोशल, उन सबको बेसिकली डिबेट और डिस्कशन के थ्रू रिकंसाइल किया। उन सबको एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी दी। और इस कॉमन नेशनल आइडेंटिटी के तहत उन्होंने बेसिकली कहा कि कैसे एक इंटीग्रेटिव प्लूरल कमिटमेंट के तहत कंट्री को गवर्न किया। तो ये कहना उनका यहाँ पर बड़ा क्रूशल था कि जिस तरीके से माधव खोसला ने चीजों को पेश किया। तो एक चीज तो क्लियर है सर यहाँ पे कि आज की डेट में माधव खोसला ये बात कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बेसिकली एक ट्रिपल ट्रांजिशन को मैनेज करने का एक अटेम्प्ट था। कौन से ट्रिपल ट्रांजिशंस? कि एक कॉलोनी को नेशन स्टेट बनाना। माधव खोसला कहते हैं कि दूसरा ट्रांजिशन था एक इम्पायर को डेमोक्रेसी बनाना, एक हायरार्किकल सोशल ऑर्डर को एक फॉर्मल इगैलिटेरियन पॉलिटी बनाना। इस चीज के लिए वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन हमारा ऐसा था जो प्रमोट कर रहा था पॉलिटिकल लेवल पर इक्वलिटी को और इंश्योर कर रहा था कि यहाँ पर हमारा एक इंटीग्रेटिव स्टेट स्ट्रक्चर क्रिएट हो जो कि प्लूरलिस्ट भी हो, यानी कि डाइवर्स हो, और एक नॉर्मेटिव कमिटमेंट रखे सोशल जस्टिस को लेकर। तो इस नजरिए से उन्होंने चीजों को देखने की कोशिश करी माधव खोसला ने। तो ये चीज उन्होंने यहाँ पर बोली। लेकिन इसके बाद अगर आप देखो तो फिर से अगर हम ग्रैनविल ऑस्टिन की बात करें तो उन्होंने बड़ी एक दिलचस्प बात ये भी बोली। उन्होंने कहा कि देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, वो एक वन पार्टी बॉडी थी। वो वन पार्टी कंट्री रिफ्लेक्ट करती थी। इस रीजन से उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कांग्रेस थी और कांग्रेस जो थी वो इंडिया थी।
तो यहाँ पर ग्रैनविल ऑस्टिन करने की कोशिश ये कर रहे हैं कि वो बेसिकली कांग्रेस और इंडियन नेशनल मूवमेंट के बीच में एक क्लोज आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्लोज आइडेंटिफिकेशन से क्या हो रहा है कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस को इतना ओवरवेलमिंग सपोर्ट था हर जगह से कि नो डाउट पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस का एक न्यूमेरिकल डोमिनेंस था। लेकिन यहाँ पर वो ये चीज कहते हैं कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस का एक न्यूमेरिकल डोमिनेंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में था, तो वो कांग्रेस का डोमिनेंस जो है वो वन ग्रुप बेस्ड नहीं था। इनफैक्ट वो कहते हैं कि ये एक ऐसी प्रेगमेटिक पार्टी थी उस समय कि उस पार्टी में एक ब्रॉड बेस्ड नेशनल कोलिशन दिखा। और ये जो ब्रॉड बेस्ड एक नेशनल कोलिशन था, इसमें क्या है कि वो कहते हैं कि डाइवर्जेंट लेवल पर आइडियोलॉजिकल करंट्स थे, अलग अलग प्रकार के सोशल कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, और सबसे बड़ी बात डिबेट का कल्चर था जो कि कॉन्जर्वेटिव्स के बीच में था, सोशलिस्ट्स के बीच में था, मॉडरेट्स के बीच में था, गांधीयंस के बीच में था। कि इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बड़ी प्लूरल बॉडी थी, क्योंकि यहां पर नॉन कांग्रेस बैकग्राउंड वाले लोग भी थे, यहाँ पर शेड्यूल कास्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी थे, रीजनल ग्रुप्स भी थे, प्रिंसली स्टेट्स भी थे। इन सारों ने क्या किया कि कांग्रेस के तय होने के नाते पूरी की पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बन रही थी उसमें अपना इम्प्रिंट छोड़ा। तो ग्रैनविल ऑस्टिन ये कह रहे हैं कि देखो भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कांग्रेस लेड, नो डाउट, बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज नॉट कांग्रेस मोनोलिथ। फर्क देखा आपने? मोनोलिथ कि भाई सिर्फ कांग्रेस विचारधारा के लोग। यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को उन्होंने एक डीपली पॉलिटिकल प्रोसेस के नजरिए से पेश किया। जब हम कहते हैं इट वाज बेसिकली नॉट कांग्रेस मोनोलिथ, उसका मतलब ये है कि बॉस कांग्रेस एक न्यूमेरिकल हेजेमनिक पोजीशन में थी, लेकिन कांग्रेस जो है वो किसी भी तरीके से न्यूमेरिकल हेजेमनिक पोजीशन होने के बाद भी इंटरनल डाइवर्सिटी को बहुत रिफ्लेक्ट करती थी, ऑल्टरनेट व्यू पॉइंट्स को उसने हमेशा एक्सेप्ट किया। तो यहां पर ग्रैनविल ऑस्टिन क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी भी थी और इंटरनल प्लूरलिज्म भी था। और ये दोनों के होने की वजह से आप ये नहीं कह सकते कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो एलीट ड्रिवन थी। ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर जो है एक ही पार्टी का डोमिनेंस या फिर वो वन पार्टी बॉडी होने के नाते वो वन थॉट डोमिनेटेड भी थी, वो नहीं कह सकते आप। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस और इंडियन नेशनल मूवमेंट के तहत एक ऑर्गेनिक लिंक जो है, वो लिंक यहाँ पर ग्रैनविल ऑस्टिन साहब ने पेश करने की कोशिश बेसिकली करी है। ठीक है जी। इस तरीके से उन्होंने पहली बात तो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यहाँ पर लोगों के सामने उजागर करके दिखाया। लेकिन यहाँ पर एक और स्कॉलर हैं जिनका नाम है आइवर जेनिंग्स। वो कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक लॉयर्स पैराडाइज थी।
वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्सेप्शनल लेंथ थी, एक्सेप्शनल डिटेल थी, बहुत ज्यादा लीगल कॉम्प्लेक्सिटी थी, जिसकी वजह से क्या है कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो गई, लिटिगेशन की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो गई। इस रीजन से वो कहते हैं कि पहली बात तो यहाँ पर हमने देखा कि एक लॉयर्स पैराडाइज देखने को पहली बात तो मिला। दूसरी बात, वो कहते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी थी लीगल लेवल पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये एक्सीडेंटल नहीं थी, ये इनफैक्ट फ्लो करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे उनके एफर्ट्स की वजह से, क्योंकि वो अचीव करना चाहते थे रिकंसिलिएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स, जो अभी ग्रैनविल ऑस्टिन ने भी बात करी। तो क्योंकि यहाँ पर ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स थे, हेट्रोजेनिटी थी, एक कॉन्फ्लिक्ट रिडन सोसाइटी में मल्टीपल ग्रुप्स थे, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव्स को एक स्पेस देने की आवश्यकता थी। इस स्पेस के तहत क्या हुआ कि एक सिंथेटिक डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ, और ये सिंथेटिक डॉक्यूमेंट जो है इसमें मल्टीपल आइडियोलॉजीज थी। तो ये एक सिंगल आइडियोलॉजिकल मॉडल नहीं था। तो यहाँ पर वो आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका एक एम्बिशन ये था कि वो बेसिकली रिफ्लेक्ट करना चाहती थी और इंटीग्रेट करना चाहती थी मल्टीपल व्यू पॉइंट्स को। तो इस रीजन से उन्होंने कहा कि ये एक लॉयर्स पैराडाइज था। तो ये लॉयर्स पैराडाइज का जो पॉइंट है ना, इसको किसी नेगेटिव नजरिए से अपने को नहीं देखना है। तो यहां पर ठीक है, लेंथ है, डिटेल है, रिटर्न सेफगार्ड्स हैं, सब कुछ है। एक ऑब्जेक्टिव ये सब चीजों का था कि एक कंसेंसस बिल्डिंग स्ट्रेटेजी बने, और इस कंसेंसस बिल्डिंग स्ट्रेटेजी की वजह से जो है ये बल्क और डेप्थ देखने को यहाँ पर मिला हमें। ये चीज वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब यहाँ पर डीडी वासु ये कहते हैं कि भाई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये वॉल्यूम है और साथ में उसका ये जो एक इंट्रिकेट कैरेक्टर है जिसको अभी आइवर जेनिंग्स ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, ये बेसिकली एक सिम्टम भी है और एक इंस्ट्रूमेंट भी है। किस चीज का? रिकंसिलिएटरी एम्बिशन का। क्या होता है रिकंसिलिएटरी एम्बिशन? वही जो आइवर जेनिंग्स ने अभी एक्सप्लेन किया, हमने पूरा पढ़ा अभी। तो यहां पर वो डीडी वासु भी कहते हैं कि एक अटेम्प्ट था टू कोडिफाई नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स। किसके बीच में? पॉलिटिकल और सोशल फोर्सेस के बीच में। इस रीजन से डीडी बासु कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक एग्जाम्पल है एक नेगोशिएटेड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। नेगोशिएटेड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, आइवर जेनिंग्स के उसी पॉइंट को इलेबोरेट किया, कहते हुए कि कैसे यहाँ पर टेक्सचुअल कॉम्प्लेक्सिटी है, कैसे यहाँ पर जो है जुडिशियल सेंट्रलिटी है, बट एट द एंड ऑफ द डे रिकंसिलिएटरी
थॉट प्रोसेस के तहत किसी व्यू को निग्लेक्ट या निगेट ना किया जाए, वो फोकस था। तो ये है डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।